हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। मैंने आप लोगों को सल्फर के कार्बोदर्द के स्टार्ट करवाए थे। एक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ थायो एल्कोहल। आज हम दूसरे वाले की बात करेंगे, थायो ईथर की। तो यह भी वैसा ही है। नॉर्मल जो ईथर होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। थायो ईथर बनाने के लिए क्या करना है, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना है सल्फर से। सल्फर से रिप्लेस करने के बाद में जो कंपाउंड मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, थायो ईथर बोलते हैं। लिखो, जब एल्कोहल जब ईथर की ऑक्सीजन को सल्फर परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला यौगिक थायो ईथर कहलाता है। प्राप्त होने वाला यौगिक थायो ईथर कहलाता है। When oxygen of ether is replaced by sulfur atom, then obtained compound is called thioether. ठीक, फॉर्मूला लिख लो। वो तो इधर है, यह है थायो ईथर। अब लिखो नोमेनक्लेचर, नामकरण। दो तरह की पद्धतियों में बताता हूं मैं हर बार, यहां भी दो ही बताऊंगा, सामान्य और आईयूपीएसी। सबसे पहले नॉर्मल से थायो ईथर की बात करते हैं। कुछ नहीं करना, सल्फर की दोनों वैलेंसी पर क्या जोड़ दो, एल्किल ग्रुप जोड़ दो। जैसे कि मैंने क्या जोड़ दिया, मैथिल जोड़ दिया। अब देखो यहां पर देखो, सल्फर को कॉमन सिस्टम में क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड। तो क्या है, एल्किल सल्फाइड का फॉर्मेशन है। मतलब एल्किल में कौन है, मैथिल। कितनी मैथिल है, दो मैथिल है। तो नाम क्या बन जाएगा, डाई मैथिल सल्फाइड। क्या नाम बन गया भाई, डाई मैथिल सल्फाइड। ठीक। आईयूपीएसी क्या कहती है, जैसे ईथर में होता है सेम टू सेम उसी में होता है। ईथर में क्या होता है, एक को तो हम एल्किल बोलते हैं और एक को हम एल्केन बोलते हैं। एक को एल्किल, एक को एल्केन। अब एल्किल किसको बोलते हैं, छोटी आर वाली छोटी जो श्रृंखला होती है, छोटी जो सीरीज होगी उसको एल्किल बोलोगे, और बड़ी जो सीरीज होगी उसको क्या बोलोगे आप, एल्केन बोलोगे। तो दोनों सेम ही है, तो एक मैथिल हो जाएगा। ये लो भाई, मैथिल। ठीक है, और बीच में सल्फर है, तो सल्फर के क्या लगाओगे आप, थायो लगाओगे। मैथिल थायो, एक ही कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। मैथिल थायो मैथेन। अगला कंपाउंड लेते हैं। एक तरफ मैंने CH3 रख लिया और एक तरफ मैंने C2H टाइप कर लिया। अब ये E से स्टार्ट होता है और ये N से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में E पहले आना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोगों के ख्याल से क्या पहले आना चाहिए, वो आप लोग जानो। एथिल मैथिल सल्फाइड है ना। देखो आसान, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। इससे ज्यादा आसान तो मैंने आज तक कोई चीज नहीं देखी, सच्ची। इससे ज्यादा आसान तो मैंने आज दिन तक कुछ भी नहीं देखा भाई। और एथेन है, एथेन के लिए क्या लगाओगे, एथेन ही होगा। दो कार्बन को तो एथेन ही बोलते हैं। एक लास्ट आप लोग जिद कर रहे हो ना, इस वजह से एक और करवा देता हूं। CH3 ये सल्फर, और ये CH3 और ये हो गया CH3। अब ये छोटी चेन है, छोटी क्या छोटी है वो, तो ये तो मैथिल है, और ये क्या हो जाएगा, दो CH3 है, तो आइसो ग्रुप है, तीन कार्बन की चेन है, तो आइसोप्रोपिल हो गया। बनाना आना चाहिए आप लोगों को, मैंने सिखा भी दिया वैसे तो ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपिल। अब प्रोपिल तो P से स्टार्ट होता है, मैथिल M से स्टार्ट होता है। पहले कौन आएगा, M ही पहले आएगा। तो ये लो भाई मैथिल, और फिर क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। और पीछे क्या हो गया, सल्फाइड। ठीक, मार्कर भी है ना, इंक लानी पड़ेगी। अब इसमें देखो आईयूपीएसी से तो नंबरिंग पर चलती है, इसको तो मैथिल बोलेंगे, लेकिन इसका नामकरण करने से पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये 1 और ये 2 और ये 3 हो गया।
तो ये लो भाई क्या नाम हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेथिल, और फिर ये थायो, ठीक है ना, मेथिल, एक से नंबरिंग तो लगाओ, ये तो हो गया मेथिल, और फिर क्या हो जाएगा नंबरिंग। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहां पर क्या बोला, मेथिल थायो, मेथिल थायो, वैसे ये वाला जो ग्रुप है अभी क्या बन जाएगा, मेथिल थायो। अगर एथिल होता तो एथिल थायो, जो कि कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, जो कि कौन सी स्थिति पर लगा हुआ है, दूसरी स्थिति पर। तो जो नंबरिंग होगी ना, नंबरिंग, वो नंबरिंग आपको इसके आगे ही लिखनी पड़ेगी। आई बात समझ में, ये पूरा ग्रुप है मेथिल थायो, मेथिल थायो, मेथिल थायो। अगर एथिल होता तो एथिल थायो, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल थायो, ये 2 मेथिल थायो, ये पूरे ग्रुप का नाम हो गया। स्थिति बता दी कौन सी स्थिति पर है, सेकंड स्थिति पर है। अब पीछे 3 कार्बन की चेन है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो मैंने सारा सिखा दिया, इससे भारी नामकरण आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा। पोजीशन भी मैंने बता दी कि पोजीशन अगर लगी हो तो फिर कैसे लिखना है। अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 15 हो, सब बता सकते हो। ये जो पोजीशन है ये इस ग्रुप के आगे आती है। ये हो गया मेथिल थायो, जिसमें मेथोक्सी होता है ना, मेथोक्सी, एथोक्सी, मेथोक्सी, प्रोपोक्सी, वैसे इसमें उस प्रोपोक्सी को, प्रोक्सी को मेथिल थायो बोलते हैं, मेथिल थायो। पोजीशन बता दी 2 मेथिल थायो, और पीछे क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। इस तरह से आप इसका नामकरण कर सकते हो। लिख लो जल्दी से, नामकरण डालो और जल्दी लिख लो। लिख लिया, ये हो गया नामकरण। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। हटा दो पूरा, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, ठीक, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी बोल सकते हो। क्या करना होगा, सबसे पहली विधि एल्किल हैलाइड। किससे बनाना चाहते हैं हम एल्किल हैलाइड से बनाना चाहते हैं अल्काइल हैलाइड। उसमें भी सेम टू सेम यही किया था मैंने, इसमें भी सेम टू सेम मैं यही कर रहा हूं। एल्किल हैलाइड क्या होता है, RH। इस RH की क्रिया किसके साथ में करा दो भाई, K2S के साथ में करवा दो। कितने ले लो, 2 ले लो। अब देखो 2 से 2X और 2K, 2X और 2K, बताओ किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, 2KX का फॉर्मेशन कर लेंगे। 2 एल्किल और 1 सल्फर, जोड़ दो दोनों को, बोलो क्या बन गया, थायो ईथर बन गया। क्या बन गया भाई, थायो ईथर बन गया। दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में हम किससे बनाना चाहते हैं, ईथर से बनाना चाहते हैं, ईथर से। वहां मैंने एल्कोहल से बनवाया था, और यहाँ हम किससे बनाएंगे, RS। वहां पे मैंने एल्कोहल से बनाया था, और यहाँ पर हम किससे बनाएंगे, ईथर से। ईथर क्या होता है, ROR। इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दो, P2S5 के साथ में करवा दो। अब 5 सल्फर है तो कितने एल्कोहल लगेंगे, सॉरी कितने एल्कोहल लगेंगे, 5 एल्कोहल लगेंगे। 5 ऑक्सीजन की जगह किसको जोड़ दो, 5 सल्फर जोड़ दो, ये लो भाई। और जो 5 ऑक्सीजन बाहर आई ना, उन 5 ऑक्सीजन को इस सल्फर की जगह जोड़ दो, तो क्या बन गया, P2O5। वापस से किसका फॉर्मेशन हो गया है, थायो ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। आगे हम किसकी सहायता से बना सकते हैं भाई, एल्कीन की सहायता से बना सकते हैं, ठीक। अब एल्कीन की सहायता से बनाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, एल्कीन लेनी पड़ेगी। ये मैंने एक एल्कीन ले ली, ये CH डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। इस एल्कीन की मैंने क्रिया किसके साथ में करवा दी, C2H5SH, एल्कोहल सॉरी थायो एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवा दी।
किसकी उपस्थिति में करवानी है आपको यह क्रिया? पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवानी है। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवानी है। और जब भी पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है तो कौन सा नियम लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद करो पिछली क्लास में। पेरोक्साइड जब भी होगा ऑलवेज क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ ये प्लस ये माइनस। क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ? कि माइनस वाला पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये C2H5S है, ये यहाँ जाएगा और H कहाँ जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। तो देखो ये CS3 ये हो जाएगा CS2, ये CS2 और ये S और ये क्या हो गया? C2H5। बोलो वापस से क्या बन गया? थायो ईथर बन गया। क्या बन गया है? वापस से थायो ईथर बन गया है। अगली रिएक्शन देखो भाई, ये हम किससे बनाना चाहते हैं? थायो एल्कोहल से। यहां शॉर्ट में क्या लिख दिया? थायोल से बनाना चाहते हैं। थायोल से। थायोल तो हम पढ़ के आए। थायोल किस तरह का दिखाई देता है? कुछ इस प्रकार का। ये C2H5SH इधर की तरफ मैंने वापस से वही ले लिया, वही। ठीक है, किसकी उपस्थिति में क्रिया करवा दो? या तो ZNS की उपस्थिति में क्रिया करवा दो आप, या फिर आप क्रिया करवा दो किसकी उपस्थिति में? Al2O3 की उपस्थिति में। कितने के टेम्परेचर पर? 573 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। होगा क्या? यहां से H और यहां से SH। बोलो कौन बाहर निकल गई? H2SH। जैसे वहां H2 बाहर निकलता है ना, वैसे यहाँ पर H2SS बाहर निकल गई और ये सल्फर सीधा C2H5 से जुड़ जाएगा। अगर C2H5 से सल्फर सीधा जुड़ेगा तो वापस से किसका फॉर्मेशन हो गया? थायो ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इंतजार किस बात का है? जल्दी कर लो, जल्दी करो। कर ली? तो अब लिखो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। दो तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को निकल लिखाऊंगा भाई। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें हम इसकी जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता की बात करें तो क्या यह जल के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा? क्या यहाँ तो ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर सल्फर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। मतलब थायो ईथर जल में अघुलनशील होता है। थायो ईथर जल में अघुलनशील होता है, बोले ऐसे भी नहीं घुलेगा। यहाँ तो सल्फर पर H ही नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यह जल में घुल नहीं सकता। ये लिख देंगे हम पहली चीज। दूसरी चीज देखो, अब ईथर और थायो ईथर में तुलना करेंगे। ईथर में क्या होता है भाई? ईथर के अंदर तो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन अगर मैं बनाऊं तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में ऊपर आता है, ऊपर है तो इसकी साइज छोटी होगी, आकार छोटा होगा, तो ऐसी साइज होती है ऑक्सीजन एटम की। लेकिन अगर मैं थायो ईथर की बात करूं, थायो ईथर में सल्फर होता है जो उसकी जस्ट नीचे आता है। जैसे नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा तो सल्फर का आकार बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है। इधर की तरफ भी आग लगा होगा, इधर की तरफ भी आग लगा होगा, इसमें भी सेम टू सेम कहानी। यहाँ पर छोटा आकार होने के कारण कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होने से लगने वाले जो वांडरवाल आकर्षण बल होते हैं, दो एल्कोहल के बीच में जो वांडरवाल आकर्षण बल होते हैं वो कम होते हैं सरफेस एरिया कम होने के कारण। यहाँ बड़ा साइज होने से बड़ा सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया होगा, अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दो थायो ईथर के बीच में लगने वाले आकर्षण ज्यादा होते हैं। लगने वाले आकर्षण ज्यादा है, इस कंडीशन में मैं इनके क्या देखूं? बीपी देखूं, बीपी क्वथनांक। तो यहाँ पर ज्यादा आकर्षण है। ज्यादा आकर्षण को तोड़ने के लिए मोर एनर्जी का मतलब मोर टेम्परेचर। तो थायो ईथर का जो क्वथनांक होता है वह ईथर की तुलना में ज्यादा होता है। थायो ईथर का जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है वह इस अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ लेस
सरफेस एरिया तो लेस अट्रैक्शन फोर्स, लेस अट्रैक्शन फोर्स के लिए लेस एनर्जी, लेस एनर्जी के लिए लेस टेम्परेचर। ठीक है, लिखो थायो ईथर जल में अघुलनशील होते हैं, थायो ईथर जल में अघुलनशील होते हैं। दूसरा पॉइंट, थायो ईथर्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, थायो ईथर्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। अगला लिखो थायो ईथर का क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होता है, थायो ईथर का क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होता है। ठीक, boiling point of thioether, boiling point of thioether is higher than ether, is higher than ether। अब लिखो रासायनिक गुण, नंबर 1 लिखो क्षारीय प्रकृति या एल्केन हैलाइड से क्रिया, बेसिक नेचर और रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। इसमें पुरानी जानकारी काम आई, टेंशन किस बात की है, मैं हूं ना, मैं दूंगा आप लोगों को पुरानी जानकारी। मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया, मैनेज करना पड़ेगा यार आप लोगों को। आज इंक भी खत्म हो गया, मार्केट जाऊंगा तो ही तो लेकर आऊंगा, आज जाऊंगा मैं मार्केट तो फिर लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा यार। तो दिख जाएगा ना, जब दिखना बंद हो जाएगा तो मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। थायो ईथर, ये लो भाई, मैंने थायो ईथर बना दिया। एक मैंने थायो ईथर बना दिया C2H5 होल ट्वाइस और सल्फर बन गया थायो ईथर। इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी, एल्किल हैलाइड के साथ में करवा दी। एल्किल हैलाइड या फिर नॉर्मल सा ले लो, क्या इतना बड़ा ग्रुप लिखूंगा मैं, हटाओ नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल करते हैं नॉर्मल। ये मैंने क्या ले लिया भाई, R2S ले लिया। इस R2S की क्रिया मैंने किसके साथ में करा दी, एल्किल हैलाइड के साथ में करा दी। आप जानते हो यहाँ पर माइनस होगा, इधर की तरफ प्लस होगा, और आप ये भी जानते हो सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, Lp होते हैं। यह बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो R प्लस आएगा, यह R प्लस इन सल्फर के इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करेगा। दो तो R पहले से थे, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सल्फर अगर इससे बॉन्ड बनाएगा R प्लस से, ऐसे R प्लस होगा। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर जुड़ना है तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बॉन्ड बनाने के इलेक्ट्रॉन देने का काम केवल सल्फर कर सकता है। सल्फर इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आई बात समझ में। अब यहां से क्या बना, x बना x, यह x इस प्रकार से इससे जुड़ जाएगा तो इसका फॉर्मेशन हो गया ट्राई एल्किल सल्फोनिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्राई एल्किल सल्फोनिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, हाँ, ट्राई का मतलब ट्राई, और ये एल्किल सल्फोनिल हैलाइड का निर्माण हो गया। यह क्रिया प्रदर्शित करती है कि थायो ईथर कौन सी प्रकृति का होता है, कौन से प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। आप लोगों को हवा भी नहीं लगी होगी, कैसे क्षारीय प्रकृति होगी मैं बताता हूँ। आप लोगों ने सेकंड ईयर में अम्ल और क्षारों के सिद्धांत पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे आप लोगों ने। आर्हेनियस का पढ़ा होगा, ब्रोंस्टेड लोरी का पढ़ा होगा, उसके बाद में लेविस का पढ़ा होगा, लुइस जिसे बोलते हैं, उसके बाद में लक्स फ्लड पढ़ा होगा, उसके बाद में आप लोगों ने यूसेनोविच पढ़ा होगा। मैं याद दिला रहा हूँ, यूसेनोविच कहता है कि यदि कोई पदार्थ, यदि कोई कंपाउंड धनायन को ग्रहण करता है, अभी मैंने R+ लिखा था, यदि कोई पदार्थ धनायन को ग्रहण करता है तो क्षार की भांति व्यवहार करता है और धनायन देता है,
H+ आयन जिसे धन आयन दिया तो वह किसकी तरह व्यवहार करता है, अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो इसने धन आयन को ग्रहण किया, किसी केटायन को इसने एक्सेप्ट कर लिया, बॉन्डिंग कर ली उसके साथ में, धन आयन को ग्रहण किया। इस वजह से थायो ईथर ने कौन सी प्रकृति दिखाई है, क्षारीय प्रकृति दिखाई है। आपको क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करनी हो तो यह अभिक्रिया इसको प्रदर्शित कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो R3S माइनस बनाना, इसकी क्रिया मैंने आगे किसके साथ में करा दी, AgOH के साथ में। होगा भाई जो मंजूर है खुदा, X और Ag। बोलो कौन बाहर निकल गया, AgX बाहर निकल गया। और जहां पर पहले मुझे X नजर आ रहा था वहां पर कौन नजर आ जाएगा, OH नजर आ जाएगा। बोलो जो हेलाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। पूरा नाम तो यही है, ये हेलाइड है तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये क्रियाएं प्रदर्शित करती है कि थायो ईथर क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, लिखो लिखो भाई। जब थायो ईथर की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई जाती है तो, जब थायो ईथर की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई जाती है तो ट्राई एल्किल सल्फोनिल हैलाइड का निर्माण होता है। ट्राई एल्किल सल्फोनिल हैलाइड का निर्माण होता है। जो AgOH से क्रिया करके, जो AgOH से क्रिया करके ट्राई एल्किल सल्फोनिल हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो AgOH से क्रिया करके ट्राई एल्किल सल्फोनिल हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया सिद्ध करती है कि थायो ईथर क्षारीय प्रकृति का होता है। यह क्रिया सिद्ध करती है कि थायो ईथर क्षारीय प्रकृति का होता है। लिख लो दोनों। When thiol ether is reacted with alkyl halide, then trialkyl sulfonyl halide is formed. Trialkyl sulfonyl halide is formed. When this is reacted with AgOH, then trialkyl sulfonyl hydroxide is formed. जल्दी से लिख लो भैया। लिख ली। अब बोर्ड पर आ जाओ वापस से। देखो भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना करूं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युतीयता ज्यादा है, विद्युतीयता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण भी ज्यादा होगा। ये जो एलपी है, इन एलपी पर नाभिक का आकर्षण, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या यह इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन सल्फर है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम है यहाँ की तुलना में तो यह इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर देगा। इजीली डोनेट किया, किसने किया, यह इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। यह इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर रहा, यह आसानी से त्याग कर रहा है। इसी वजह से थायो ईथर ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। किसकी तुलना में, ईथर की तुलना में। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से इसके इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होता है। आकर्षण कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर देता है। इसी वजह से थायो ईथर अधिक क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं ईथर की तुलना में। लिख लो अगले लाइन से। थायो ईथर में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होता है। सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होता है। अतः यह आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। अतः यह आसानी से इलेक्ट्रॉनों का
त्याग कर देता है। अतः थायो ईथर ईथर की तुलना में अधिक क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। थायो ईथर ईथर की तुलना में अधिक क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक, इन थायो ईथर ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एटम ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एटम attraction force on electrons is less. Attraction force on electrons is less, so it easily donates electron as compared to ether. So it show more basic nature as compared to ether. It shows more basic nature as compared to ether. As compared to ether. आगे लिखो भाई ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। दो तरह के ऑक्सीकारकों के साथ में ऑक्सीडेशन करवाएंगे। पहले मंद ऑक्सीकारक मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लिया, उसके बाद में क्या ले लो, H2O2 ले लो, उसके बाद में आपने क्या ले लिया हो, डाइल्यूट HNO3 मतलब तनु HNO3 के साथ में। जब तीनों के साथ में आप ऑक्सीकरण करवाओगे, किसका ऑक्सीकरण करवाना है आपको, उसी का थायो ईथर का अगर आप ऑक्सीकरण करवाओगे, ये मैंने क्या ले लिया, डाइमेथिल सल्फाइड ले लिया। इसकी क्रिया जब इनके साथ में करवाओगे तो यहां से आपको एक ऑक्सीजन मिलेगी, ये एक ऑक्सीजन इससे कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगी, ये डाई और ये सल्फर और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड को। इस तरह से जो कंपाउंड बनता है ना, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये सल्फोक्साइड कहलाता है। क्या है, डाइमेथिल, तो नाम क्या हो गया इसका, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। यहां से आप लोगों को क्या मिलेगा, सल्फोक्साइड मिलेगा, सल्फोक्साइड। अगर इस सल्फोक्साइड की ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री का मतलब है इसकी ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन पर जाना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, संकरण देखो डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं मैं। सल्फर के वैलेंस शेल में भाइतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 तो इधर की तरफ, 2 इधर की तरफ, तो एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने बचे, 2 बचे। 2 में 2 का भाग लगाओ, 1 आया, क्योंकि एक एलपी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे मैंने 2 का भाग लगाया। तो सल्फर के पास टोटल कितने एलपी है, 1 एलपी है। कितने सिग्मा है, सिग्मा गिनो, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक तो पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ से, ये दोनों से सिंगल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा यहाँ से, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा हो गए और 1 एलपी हो गया। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। 4 से आप निकालोगे तो कौन सा संकरण निकल कर आएगा, 1 और 3 पी हो गए 4। कौन सा संकरण, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। एक CH3 मैंने इधर की तरफ लगा दिया, एक CH3 मैंने इधर की तरफ लगा दिया। अब ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये इधर की तरफ लग गया। जो एलपी है वह एलपी कुछ इस प्रकार से बैठा हुआ होगा। बोलो ज्योमेट्री बन गई कि नहीं बन गई, बताओ। एलपी तो हवा होती है, दिखता है क्या हमें, नहीं दिखता, ये भूत की तरह होता है, हवा होती है तो ये दिखेगा ही नहीं। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, अमोनिया के जैसे, अमोनिया के जैसे, मतलब इसकी शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। पिरामिडल मतलब पिरामिड की तरह होता है। ये होगी इसकी ज्योमेट्री या इसकी स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं इसके अनुनाद पर, मतलब रेजोनेंस। यह रेजोनेंस दिखाता है क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण यह रेजोनेंस दिखाता है, अनुनाद प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित करेगा भाई यह अनुनाद, ये CH3 था, ये सल्फर था, ये CH3। मैं कुछ देर के लिए इसको ऐसा बना लूं, ये होता ऐसा है, लेकिन मैंने समझने के लिए कैसा बना लिया, इसको ऐसा बना लिया, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, होता ऐसा है, लेकिन मैंने बस ऐसे बना लिया समझने के लिए, ठीक है। अब होगा क्या भाई, सल्फर के पास अभी भी 1 एलपी बचा हुआ है, ऑक्सीजन के पास तो कितने एलपी होते हैं, 2 एलपी होते हैं।
होगा क्या, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ माइनस, बदले में सल्फर पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अगली जो स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे सल्फर पर प्लस, ये CH3 एसिड ऐसा लगा हुआ था, यह भी सेम टू सेम लगा हुआ था, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास दो तो पहले से ही थे, एक माइनस के साथ गिफ्ट में और आ गया, मतलब कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, और एक एलपी इसके पास ही सही, बोलो रेजोनेंस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, देखो भाई सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक होने के कारण यह ऑक्सीजन अपने एलपी को डोनेट कर देता है, अपने एलपी को, अपने इलेक्ट्रॉनों को इस सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में रिक्त डी कक्षकों में डोनेट कर देता है। इसके में डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो तो पहले से ही थे, एक बॉन्ड और बन जाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने दिए, तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये सल्फर सॉरी बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, उप सहसंयोजक बंध होगा। दो तो पहले से ही थे, एक दे दिया तो सिर्फ एक ही बचेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक एलपी इसके पास पहले से था सही। अगर मैं इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करूं, नॉर्मल बॉन्ड में कन्वर्ट करूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, तो नॉर्मल बॉन्ड, यह एरो जहां पर जाता है वहां पर तो कौन सा साइन, माइनस साइन, और जहां से एरो आता है वहां पर कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। अगर इस कोऑर्डिनेशन को आप कोवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जहां की तरफ एरो है वहां तो इलेक्ट्रॉन गए तो वहां तो माइनस आएगा, और जहां एरो स्टार्ट हो रहा है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन गए तो कमी हो जाएगी, कमी के लिए कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन, ऐसे। तो ये कन्वर्ट हो गया, तो कितनी स्ट्रक्चर बन गई भाई, दो स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया गया है इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में। अगर सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते ना तो फिर केवल कितनी संरचना होती, केवल दो संरचनाएं, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमें मिल जाती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लिखो, जब थायो ईथर का ऑक्सीकरण मंद ऑक्सीकारक जैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल तो ग्लेशियल ही होता है, क्या होता है अभी बता दूंगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, परोक्साइड तथा तनु HNO3 के साथ करवाया जाता है तो सल्फोक्साइड का निर्माण होता है, सल्फोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। लिख लो रिएक्शन, ज्योमेट्री भी कर लो, अनुनाद भी कर लो। देखो ग्लेशियल क्या होता है, जो नॉर्मल एसिटिक एसिड होता है ना, उस नॉर्मल एसिड जो एसिटिक एसिड होता है ना, ऐसा एसिटिक एसिड जिसमें 1% से भी कम वाटर उपस्थित हो, ऐसा एसिटिक एसिड जिसमें 1% से भी कम वाटर उपस्थित हो, ऐसे एसिटिक एसिड को कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को आप 16 डिग्री से कम ताप पर, या मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप इसको जमा सकते हो, किसकी फॉर्म में, आइस की फॉर्म में। इसी वजह से आइस को ग्लेशियल भी बोल सकते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है, यह वाटर फ्री होता है या फिर 1% से भी कम वाटर इसके अंदर उपस्थित होता है। लिख लो, ये भी और ये भी कर लो। When thioether is oxidized in presence of mild oxidizing agent like glacial acetic acid, peroxide or dilute HNO3, then sulfoxide is formed. कर लीजिए कंप्लीट रिएक्शंस, पूरी ज्योमेट्री मोमेंट्री सब कुछ कर लो और लिख लेना ये कौन सा होता है, sp3। कर ली। अब देखो ये तो हमने मंद ऑक्सीकार के साथ में करवाया, अब हम किसके साथ में इसका ऑक्सीकरण करवाना चाहते हैं, प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग का मतलब जैसे कि मैंने क्या ले लिया हो,
KMnO4 ले लिया हो, या सांद्र HNO3 ले लिया, या फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग का मतलब सदुम, या तो KMnO4 ले लो या फिर क्या ले लो, सदुम HNO3 या फ्यूमिंग HNO3 ले लो। इस कंडीशन में कितनी ऑक्सीजन मिलेगी भाई, यहां से 2 ऑक्सीजन मिलेगी। अब एक जुड़ी है तो दूसरी भी कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगी, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ बन जाएगा CH3 और यहाँ भी बन जाएगा CH3। इस तरह से जो कंपाउंड बनता है ना, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं भाई, सल्फोन बोलते हैं, सल्फोन। अब ये 2 में से जुड़ी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, डाई मेथिल सल्फोन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसके नीचे। जब थायो ईथर का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक, जब थायो ईथर का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 तथा सदुम HNO3, KMnO4 तथा सदुम HNO3 के साथ करवाया जाता है, सदुम HNO3 के साथ में करवाया जाता है तो सल्फोन का निर्माण होता है, तो सल्फोन का निर्माण होता है। When thioether is oxidized in presence of strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, then sulfone is like KMnO4 and fuming HNO3, like KMnO4 and fuming HNO3, fuming HNO3. Then sulfone is formed. Then sulfone is formed. ठीक, कर लो जल्दी। अगली लिखो विसल्फरीकरण। अब हमें विसल्फरीकरण करवाना है, किसका करवाना है, वही थायोईथर का करवाना है। एक थायोईथर ले लिया। आप जानते हो जब भी विसल्फरीकरण किया जाएगा हमेशा किसकी उपस्थिति में किया जाता है भाई, रेने निकल के साथ में। रेने निकल के साथ में इस कंडीशन में यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएगी, 2 हाइड्रोजन आएगी। कैसे क्रिया होगी भाई, ये देखो एक H वापस से एक H, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक H इसके साथ में, एक H इसके साथ में, बोलो क्या बन गया, C2H6। 5 तो थे से एक और आ गया C2H6, यहाँ से भी सेम टू सेम, यहाँ से भी सेम टू सेम, कितने बने 2C2H6 बन गया। और दोनों हाइड्रोजन किसको मिल गए, सल्फर को मिल गए, मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया है, H2S का फॉर्मेशन हुआ है। 2 थे, दोनों काम आ गए, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। अगली क्रिया किसके साथ में क्रिया भाई, वाटर के साथ में क्रिया। और जब भी वाटर के साथ में क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं, इसमें जो H2 के साथ में क्रिया है ना वह स्पेशल टाइप की होती है, और उस स्पेशल टाइप की क्रिया को क्या बोलते हैं आप, उसे बोला जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जल योजन। ठीक, जल योजन में HOH बॉन्ड टूटता है, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे जाएगा, ध्यान से देखना। ये मैंने वापस से कोई थायोईथर बना लिया, इस थायोईथर की क्रिया किसके साथ में करवानी है, जल के साथ में करवानी है। कैसे क्रिया होगी देखना ध्यान से, ये OH और ये H, उसी के साथ में ये H और ये OH, ये बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ROH ROH, कितने ROH बने, 2 ROH बन गए, और दोनों हाइड्रोजन किसको मिल गए, सल्फर को मिल गए। तो वापस से किसका फॉर्मेशन हो गया, H2S का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो HOH बॉन्ड टूटा ना, जिनमें HOH बॉन्ड टूटा एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ऐसी जो क्रिया होती है ना इसको क्या बोलते हैं, जल योजन बोलते हैं या हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन। लिख लो दोनों, डायरेक्ट लिख लो, जल्दी लिख लो। कर ली, तो फिर अगली लिखो। अब हम किसके साथ में करवाना चाहते हैं भाई, ब्रोमीन के साथ में क्रिया करवाना चाहते हैं। ये मैंने ब्रोमीन के साथ में क्रिया करवाई। ब्रोमीन के लिए मैंने क्या ले लिया, Br2 ले लिया। ब्रोमीन के साथ में क्रिया करवाओगे तो कुछ इस प्रकार से क्रिया होगी,
एक ब्रोमीन इधर की तरफ जुड़ गई और एक ब्रोमीन इधर की तरफ जुड़ गई, ये एक आर हो गया और ये एक आर हो गया। सिंपल, जैसे ऑक्सीजन जुड़ी थी ना, एक ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर, सेम टू सेम, एक ब्रोमीन इधर की तरफ एक ब्रोमीन इधर की तरफ, इस तरह से ब्रोमीन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिख लो जल्दी से। इसी के साथ थायो ईथर खत्म हो गया, इसी के साथ कौन खत्म हो गया भाई, थायो ईथर। अब हम सल्फर का अगला कंपाउंड पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, सल्फोनिक अम्ल। जल्दी से इसको लिख लो। लिख ली तो फिर लिखो अगले, अगला कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड है थायो, अल्कोहल हो गया, थायो ईथर हो गया। अगला कंपाउंड लिखो सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो भाई, जब एल्केन का, जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन को, एल्केन को मैं ऐसे लिख लूं, और या फिर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख लिया। जब एल्केन के हाइड्रोजन को और इस बेंजीन के हाइड्रोजन को कौन से समूह से प्रतिस्थापित कर दोगे आप, SO3H समूह से। इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हटा के मैंने क्या लगा दिया, SO3H ग्रुप लगा दिया। उसी प्रकार से इस हाइड्रोजन को भी हटा के मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया, SO3H ग्रुप लगा दिया। जब एल्केन के या बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाकर या कौन सा ग्रुप लगाते हैं, SO3H ग्रुप लगाते हैं, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है ना, उसी को कहा जाता है सल्फोनिक अम्ल। यहाँ भी H था, हटा के मैंने ये लगा दिया, यहाँ भी H था, हटा के मैंने ये लगा दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सल्फोनिक अम्ल। इसे बोला जाता है एल्केन सल्फोनिक अम्ल और ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, लिखो। जब एल्केन अथवा बेंजीन के हाइड्रोजन को, जब एल्केन तथा बेंजीन के हाइड्रोजन को SO3H समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, SO3H समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला यौगिक, प्राप्त होने वाला यौगिक एल्केन सल्फोनिक अम्ल तथा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहलाता है। एल्केन सल्फोनिक अम्ल तथा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, लिख लो। When hydrogen of alkane or benzene, when hydrogen of alkane or benzene is replaced by SO3H group, is replaced by SO3H group, then obtained compound is called sulfonic acid, और alkane sulfonic acid और benzene sulfonic acid, alkane sulfonic acid और benzene sulfonic acid। ठीक है, बना लो स्ट्रक्चर। अगली लाइन से लिखो, सल्फोनिक अम्ल H2SO4 के व्युत्पन्न होते हैं। सल्फोनिक अम्ल H2SO4 के व्युत्पन्न होते हैं, H2SO4 के व्युत्पन्न होते हैं। आप लोग भी लिखो, सल्फोनिक एसिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ H2SO4, डेरिवेटिव ऑफ H2SO4। कैसे होते हैं मैं समझाता हूं। देखो भाई, ये जो H2SO4 है ना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये भी वही कहानी है। अब मैंने क्या किया, इस H2SO4 के OH को रिप्लेस कर दिया बेंजीन से या एल्किल से, बेंजीन से या एल्किल से रिप्लेस कर दोगे, हटाकर क्या जोड़ दिया मैंने, R जोड़ दिया। तो बताओ व्युत्पन्न बना कि नहीं बना, डेरिवेटिव बना कि नहीं बना। डेरिवेटिव का मतलब तो यही होता है कि किसी भी चीज को प्रतिस्थापित करने से अगला कंपाउंड बन जाए, तो डेरिवेटिव बन गया। तो बताओ H2SO4 का डेरिवेटिव या व्युत्पन्न है कि नहीं है, ये मैंने अभी बता दिया। देखो इन दोनों की स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछी गई है, लिख लेना। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, पैरा टोलुइन। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, पैरा टोलुइन। ये तो है टोलुइन,
कौन सी स्थिति पर है दोनों एक दूसरा की, पैरा पर, तो क्या नाम हो गया, पैरा टोलुइन सल्फोनिक अम्ल। और ये कौन सी स्थिति पर है, ऑर्थो पर है, ऑर्थो पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पर कौन है, एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप, तो ऑर्थो एमिनो, फिर ये क्या है, बेंजीन, तो ये होगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोनों की स्ट्रक्चर बना लो भाई और नाम लिख लो, ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और ये क्या हो जाएगा, पैराटोलुइन। सल्फोनिक अम्ल, मार्कर खत्म हो ही गया बिल्कुल। चलो कल पढ़ते हैं यहाँ से, फिर कल हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां, इसको बनाएंगे भाई कैसे कैसे किन किन विधियों से बना सकते हैं वो हम कल पढ़ते हैं, तो कल मिलते हैं।